हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। एक और नए क्लास के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज का क्लास चैप्टर चेंज हो गया है, चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 किया था। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर विज़िट नहीं किया है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल पर विज़िट करें और जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं आप उसे देखें और आप उस वीडियो का लाभ उठाइए। आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग साथ में हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज 4.1। अब द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अधिकतम घात 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 कुछ भी हो सकता है अधिकतम घात। जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, यहाँ लिख लेंगे कि जिस समीकरण का अधिकतम घात बोलते हैं पावर 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं किसको? जिसका अधिकतम घात जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक फॉर्मूला होता है, व्यापक जो समीकरण है, व्यापक रूप है, मानक रूप है, वो होता है ax² + bx + c = 0। x² होगा, x होगा और c होगा। ये कांस्टेंट टर्म होता है। a, b और c कांस्टेंट है। a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है कांस्टेंट टर्म। अब ये है और यहाँ क्या होता है? a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं है और ये तभी द्विघात समीकरण होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 + b गुना x + c। ये क्या होगा? ये टर्म 0 हो जाएगा तो बच जाएगा क्या? bx + c। ये द्विघात समीकरण हुआ? ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, इसलिए इस टर्म में लिखा जाता है, इस मानक फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है कि ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण होगा। कब? जब a बराबर 0 नहीं होगा। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्म द्विघात समीकरण के फॉर्म में रहेगा। तो वैसा इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अलग अलग विधि है। द्विघात समीकरण को अलग अलग विधि से हल कर सकते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना सिखा दिया है। जैसे अगर ax² + bx + c है = 0 तो क्या करते हैं? इस टर्म को तोड़ के इनके गुणनफल के बराबर करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है, इसका फॉर्मूला होता है, पहले d निकालते हैं। d क्या होना चाहिए? ग्रेटर या इक्वल देन 0 होना चाहिए। और d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है b² - 4ac। और अगर जब गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से अगर द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो जो हल निकल के आता है, x का जो वैल्यू निकल के आता है, x बराबर मान लिया a, b, c कुछ भी आता है, तो जो ये वैल्यू निकल के आते हैं इसको बोलते हैं हम लोग, हल को बोलते हैं मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। मूल को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मूल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। द्विघात समीकरण का जो मूल होते हैं उनको डिनोट करते हैं किससे? अल्फा और बीटा से। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे। आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ता चला जाएगा, एक्सरसाइज में हमको ये सब चीज़ें मिलती चली जाएंगे और हमको
इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा समीकरण को हल करने के लिए। तो आइए पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 प्रश्नावली 4.1। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ऐसे कई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस पहले क्वेश्चन में लगभग 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस में ये चेक करना है, 8 क्वेश्चन को, कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि जिसका अधिकतम घात 2 होता है वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको द्विघात समीकरण इसको हल करेंगे। x+1 का होल स्क्वायर है, 2 इंटू x-3 है। इन सबको हल करके देखेंगे कि इसका अधिकतम घात 2 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर अधिकतम घात 2 नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। यहां लिखते हैं हल। इसको हल करेंगे तो ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। ये इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर a+b का होल स्क्वायर होता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, a² + b² + 2ab, यही होता है ना, a² + b² + 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। कैसे भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए। कंफ्यूजन मत करिएगा कि सर हमने तो ये वाला पढ़ा है, a² + 2ab + b², आपने a² + b² + 2ab क्यों लिख दिया। दोनों सेम चीज़ है, आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, x² + 2 इंटू x इंटू 1 + b² बराबर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x - 2 × 6 ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, चूंकि यहाँ लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। कहीं भी अगर फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं आप समीकरण में, तो आप समीकरण में डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करिए, लेकिन आप बगल में ब्रैकेट में ज़रूर लिख दीजिए कि यहाँ आखिर आया कैसे, ये हुआ क्यों। तो अगर फार्मूला लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कन्वीनियंट होगा, जो एग्जामिनर होगा, कुछ कॉपी जांचने वालों के लिए सुविधा होगी, आपका स्किल समझ में आएगा, आपका नॉलेज समझ में आएगा कि आखिर इसको क्यों लिखा, इस इतना के बराबर इतना कैसे हो गया। तो ये क्वेश्चन के जहाँ हल करेंगे उसके बगल में साइड में आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये बेहतर होगा। नहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो सुटेबल होगा। अब इसको लिखने के लिए ये क्या होगा, x² + 2 × 1, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर हो जाएगा 2x - 6। अब इन सब को एक तरफ कर लें तो क्या होगा, x² + 2x + 1, ये तो पहले से ही था, इन दोनों को हम इधर ले आते हैं तो -2x, चूँकि ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब ये +2x है, ये -2x है, दोनों घट जाएगा, -2 में से -2 घट जाएगा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा, x² और ये 1 है और ये 6 है, 6 + 1 कितना होगा, 7 = 0। अब यहाँ क्या मिला हमें, x² + 7 = 0, x² + 7। अब यहाँ देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता है x² + bx + c = 0। आप तो ये पढ़े हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से द्विघात समीकरण में होता है, लेकिन द्विघात समीकरण में ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये लिखा है कि a does not = 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि b और c 0 नहीं हो सकता। अगर b और c 0 है तब भी चलेगा, b अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, b अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाता है, और ये टर्म 0 हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ax² + c = 0। क्या नहीं 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो द्विघात समीकरण तब भी कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही टर्म है, यहाँ क्या है, x² + 7 है, ये इसका मतलब है कि b वाला टर्म मध्य भाग नहीं है इसमें,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मध्य भाग है कि नहीं है। अगर जीरो होगा, b इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसलिए हमारा ये मध्य भाग नहीं मिल पाया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ax स्क्वायर प्लस c है, तब भी ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण है। अब दूसरे क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, 8 तो चेक नहीं करेंगे, 4 क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे। 4 क्वेश्चन आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि केवल गुना भाग करना है। और अगर द्विघात समीकरण अधिकतम घात 2 आता है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण निकला। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भाग इतना तो आता ही होगा। साइन कैसे चेंज होता है ये भी आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं आता है, किसी तरह का डाउट्स है इसमें, तो मैंने ये नियम इसके बहुपद में ही बता दिए थे चैप्टर नंबर 2 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके वो वीडियो पहले चैनल पे देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। और अगर नहीं तो कहीं से भी आप ये चीज़ पढ़ लेना कि आप जोड़ घटाव और गुना भाग, आपको बीजगणित का अलजेब्रा का जोड़ घटाव और गुना भाग आना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग तो आता ही होगा। अब इसको क्या करेंगे? ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इस -2 से इन दोनों में गुना होगा। अब ये -2 है, ये इसके सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस है। और 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब है कि इन दोनों का गुना है। तो इसका इन दोनों के साथ गुना है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस गुना प्लस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? माइनस। आप एक बार और देख लीजिए, माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस होता है। दैट मीन्स कि अगर अपोजिट साइन है, दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा गुना करने पर। दोनों का साइन अगर सेम है, माइनस है या प्लस है, एक ही है, तो दोनों का साइन गुना होने के बाद क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए, माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस गुना होकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 2 से 3 में गुना होगा तो 6 हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस का साइन हो जाएगा। 2 और x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। ये इस तरह से है। इसके बाद इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इन सब को इधर ले आए तो ये माइनस था, अब प्लस 6 हो जाएगा। ये प्लस 2x था, अब माइनस 2x हो जाएगा। ये इधर क्या बच जाएगा? 0 बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लिया। ये -2x है, -2x है। अब ये -2 और -2 होके क्या होगा? जब जोड़ते हैं, दोनों का साइन सेम होता है, तब क्या होता है? जुड़ जाता है, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। तो -2 -2 4 हो जाएगा, x का x लिख दिया। ये +6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन आया, समीकरण आया, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 में अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात है हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब 2 है। चूंकि यहाँ लिखेंगे समीकरण का
अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए इस दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। यहीं लिख लेते हैं 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये दिया गया बहुपद है, टर्म है। अब इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा है। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? इस पहले x से दोनों में गुणा करेंगे, फिर -2 से दोनों में गुणा करेंगे। अब इसको x से x में गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। चूंकि x गुना x बराबर होता है x का यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, तो ये 1 + 1 हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस x से 1 में गुणा करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का साइन लगाएंगे, x गुना 1 1x हो गया। इस x से इन दोनों में हो गया। अब इस -2 से इसमें गुणा होगा, ये -2 है ये +1 प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे x में तो कितना होगा? -2x। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होकर फिर से माइनस हो जाएगा। ये 2 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 हो गया। एक तरफ का हमने गुणा कर लिया। अब दूसरी तरफ का सेम चीज़ करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। x से x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। x से 3 में गुणा करेंगे, चूंकि दोनों प्लस है तो प्लस का साइन होगा। x से 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब ये -1 से x में गुणा होगा, -1 और प्लस x, तो माइनस साइन हो जाएगा। चूंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये -x हो जाएगा। एक लिखते नहीं है इसलिए -x लिख दिया। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से साइन माइनस रहेगा। ये माइनस गुना 3, -1 गुना 3, तो 3 हो जाएगा। ये दूसरे तरफ का भी गुणा हो गया। अब क्या करेंगे? इन सब को इसको पहले हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर x माइनस 2x, क्या बचेगा यहाँ? ये 2x है, ये x है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा। अपोजिट साइन है तो माइनस होगा। -2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? -x -2। अब इधर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये क्या रहेगा? 3x में से 1x घट जाएगा, चूँकि प्लस में से घट रहा है तो प्लस साइन रहेगा, तो ये बचेगा 2x और ये बच जाएगा -3। अब आप देख सकते हैं सबको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर इधर, ये -x -2। अब ये सब का साइन चेंज हो जाएगा जब इस तरफ लेके आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ये -2x हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? 0। अब यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? कैंसिल होकर 0 हो गया। अब ये -x और -2x, माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस का। 1x 2x तो -3x हो जाएगा। ये -2 + 3 तो घट जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? +1 बराबर 0। ये हमारा इस समीकरण को जब हल किए तो हमारा आया -3x + 1। इसमें द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर जैसी कोई टर्म है नहीं, मतलब जिसका पावर 2 हो ऐसा कोई टर्म नहीं है, कोई पद नहीं है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 1 है,
इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप तीसरा क्वेश्चन में लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन चेक हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 3 तक कर लिए थे। 4 और 5 करने की कोशिश सोच रहे थे, लेकिन 4 और 5 में पहले और दूसरे जैसा ही है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। थोड़ा सा इसमें पावर बढ़ाया हुआ है, q लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, और वो उन सब में आसान है। आप पहले जो 2-3 क्वेश्चन हमने जिस विधि से चेक किया था उसी तरह से आप चौथा, 5वां और 6ठा चेक कर सकते हैं। 7वां और 8वां हम लोग चेक कर रहे हैं। इसको करेंगे क्या? ये है x + 2 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। एक फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब बराबर। अब a + b का होल क्यूब बराबर इतना होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि x + 2 का होल क्यूब है, मतलब a + b का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको a³ + b³ + 3a² b 3a² b + 3ab² 3ab²। ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि a + b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब ये लेफ्ट साइड का हो गया, बराबर लिखेंगे ये वाला। तो इस 2x से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × x² क्या हो जाएगा? इसका पावर 1, इसका पावर 2 जुड़ जाएगा। दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में ही रहेगा। तो 2x का पावर 3 हो जाएगा, 2x³। अब 2x से एक में गुना होगा, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2x। ऐसा हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग x³ + 2 का पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 x² + 2 दूना 4 तो ये 12x बराबर 2x³ - 2x। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इन सब को पूरा हल किया तो मिला हमें क्या? इतना बराबर मिला। ऐसे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि a + b का होल क्यूब बराबर जो भी फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इन सबको एक तरफ लेके आएंगे। x³ + 8 + 6x² + 12x, इसको इधर लेके आएंगे तो -2x³ और ये -2x था तो प्लस हो जाएगा, +2x। इधर क्या बच जाएगा? 0 केवल बच जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं ये x³ है, ये -2x³ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1 x³ बचेगा, मतलब -x³ बच जाएगा। अब इसके बाद x² का टर्म लिखते हैं। तो x² में एक ही टर्म है 6x², तो लिख दिया 6x²। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? x वाला टर्म लिखेंगे। ये 12x है, ये 2x है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 12 और 2 14x हो जाएगा। अब क्या बचेगा? x का भी टर्म हो गया, अब बच जाएगा कांस्टेंट टर्म, केवल 8 बच रहा है, तो ये हमारा बच गया 8। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें पावर तो 2 है, लेकिन ये अधिकतम पावर नहीं है। अधिकतम पावर कितना हो गया? 2 से भी ज़्यादा पावर है 3। तो ये इस समीकरण का, दिया गया समीकरण का अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि अधिकतम घात, द्विघात समीकरण वही होगा जिसका अधिकतम घात 2 होता है, इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम लोग इसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। यह क्या है? त्रिघात समीकरण है। जिसका अधिकतम घात 3 घात है, 3 है, उसका हम त्रिघात समीकरण कह सकते हैं, कह देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 3 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से कम होना चाहिए, ना 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से कम होगा वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसको एक घात समीकरण बोलते हैं। 2 से अधिक होगा, 3 होगा तो त्रिघात समीकरण, 4 होगा तो चतुर्थ घात समीकरण। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। तो ये इस तरह से हमारा ये समीकरण चेक हो गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, लास्ट अंतिम। ये है समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ है दिया हुआ x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसको हल करते हैं। ये क्या है? x माइनस 2 का होल क्यूब। इधर क्या था? x² माइनस 1 x प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ था। इधर x माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर लिखते हैं हम लोग। यहाँ से अगर लिखें x माइनस 2 का होल क्यूब तो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b। a स्क्वायर कितना होगा? x² b प्लस 3a है इसका x 3a b स्क्वायर होता है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस प्लस 3a² b। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इसको करें x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इसको हल करेंगे तो ये होगा x³ माइनस 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ये माइनस 3 दूना 6 x², ये माइनस 2 दूना 4 तियाँ 12 x²। सॉरी, ये माइनस b नहीं होता, ये 3a² b होता है। b केवल 2 है, चूंकि ये फॉर्मूला में होता है इसलिए यहाँ प्लस हो जाता है। ये प्लस इसीलिए होता है कि ये -2 है, तो -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये +4 हो जाता है, इसलिए यहाँ से माइनस का साइन यहाँ से हटता है, ये प्लस हो जाता है। तो ये प्लस है 4 तिये 12x, ऐसा होगा। अब इन सबको एक तरफ लेके आते हैं तो क्या करेंगे? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इन सबको लेके आएंगे तो क्या होगा? ये माइनस x³ हो जाएगा, ये 8 माइनस में है तो प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस 6 है तो प्लस 6x² हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 12x। इधर क्या बच जाएगा? 0। तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया हमारा। अब अरेंजमेंट होने के बाद देखते हैं कि कौन कौन सा घटने वाला है, कौन कौन सा जुड़ने वाला है। x³ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, प्लस है माइनस है, तो क्या होगा? माइनस बराबर है और अपोजिट है तो क्या होगा? प्लस और माइनस होके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 4x², यहाँ x² 6x² है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। ये 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, और ये प्लस वाला साइन ज़्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे 2x²। ऐसा हो गया। अब x वाला टर्म है, ये x है, ये 12x है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 12 और 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो 12 1 13x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? कांस्टेंट टर्म,
ये 1 है, ये 8 है, तो 8 और 1 दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर इसका घात 3 होता, 1 होता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। लेकिन जैसा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी बेस पे, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9, तो ये अधिकतम घात इसका क्या है, 2 है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर में क्या आता है और उसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। निरूपित करना है, केवल हल नहीं करना है। इसको हल करने के लिए अगले चैप्टर में मिलेगा, अगले एक्सरसाइज में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पर, उस कथन के आधार पर इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। केवल द्विघात समीकरण बना देना है, आपको हल इसमें नहीं करना है। हल करने के लिए अगले एक्सरसाइज में मिलेगा। अब हल करने के लिए निरूपित कैसे करेंगे, अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या स्टेटमेंट है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का आयताकार कैसा होता है, आयत कैसा होता है, आयत ऐसा ही होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना। तो ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ होगी। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का दिया हुआ इतना। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब कह रहा है कि इसमें क्या है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए इसको एक क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए इस स्टेटमेंट का हमको सहारा लेना पड़ेगा। पहले लिखेंगे हल। अब देखिए आयत होता कैसा है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको आप लंबाई बोल दीजिए, इसको आप चौड़ाई बोल दीजिए, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल निकल के आता है, ठीक है। अब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ है क्या, 528 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब इसमें हम लोग जो मानते हैं, पहले अब तक मानते आए हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनाए हैं, x और y 2 मानते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें केवल एक ही मानना है और दूसरा को दूसरे स्टेटमेंट से के थ्रू से निकालना है, तभी हमारा द्विघात समीकरण आएगा। तो जो छोटा होता है हम लोग उसको मानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आयत में लंबाई हमेशा बड़ा होगा। ये इसमें भी कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई x मीटर मान लिया। तो अब लंबाई क्या होगा, लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर क्या है, चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई कितना है 2x है, इसका दुगना कितना होगा, 2 से गुना करेंगे x, और क्या है दुगने से 1 अधिक है +1 है। ऐसा है, यह हुआ क्षेत्र की लंबाई। ये जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई में 2 से गुना करके
1 जोड़ देंगे तब उसके बराबर है। तो यहाँ हमारा लंबाई आ गया 2x + 1। अब यहाँ चौड़ाई है, ये लंबाई है। अब हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो होता है, इसमें फॉर्मूला हम लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हमारा लंबाई कितना है, लंबाई है 2x + 1, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है, x है गुना x है, बराबर है 528 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इससे इन दोनों में गुना होगा तो x से 2x में गुना होगा तो 2x² हो जाएगा, x से 1 में गुना होगा तो 1 बच जाएगा, 1x हो जाएगा, और बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। आप मीटर स्क्वायर लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा, ये 2x² + x, ये प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा -528, इधर क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। हमने इसी को द्विघात समीकरण, ये हमारा क्या आया, द्विघात समीकरण आया। कौन सी स्थिति का, इस स्थिति का कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इस स्थिति के लिए हमको द्विघात समीकरण में निरूपित कर दीजिए। द्विघात समीकरण हल करने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि केवल निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन का पूरा हल निकल आता है। फिर से आपको समझा देता हूँ, चूंकि आयताकार किसी भी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसमें चौड़ाई हमने x मीटर माना। x मीटर चौड़ाई को ही क्यों माना, क्योंकि जो छोटा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं, बड़ा को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े में से हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, दुगना करके माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमको छोटा मानने में ज़्यादा सुविधा होता है कि जो छोटा होता है उसको मान लेते हैं। तो चौड़ाई x मान लिया। लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से हो गया, प्लस 1 अधिक है तो 1 अधिक है तो प्लस कर दिया, तो 2x + 1 हमारा लंबाई आ गया। अब क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिया हुआ है। अब ये लंबाई है हमारा, ये चौड़ाई है, इन दोनों को गुना किया तो इतना आया, ये दिया हुआ था। अब इन दोनों को गुना करके इसको जब हल किया, अरेंज किया, तो हमारा ये द्विघात समीकरण आ गया 2x² + x - 528। तो ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। तो इस स्थिति का जो द्विघात समीकरण होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है कि सब प्लस में हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। जैसे मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है, 10 है, 12 है, 15 है, तो किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, गुणनफल दोनों को गुणा करके मान लेते हैं 12 और 15 है, तो 12 और 15 का गुणा करके हमारा 306 आ रहा है। सपोज करिए 12 और 15 का गुणा करने के बाद 180 आता, 306 नहीं आता। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, 10 या 12 या कुछ भी संख्या, 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, 306, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए हमको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट के रूप में क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो अगर मान लेते हैं कि एक संख्या 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। अगर पहला संख्या 5 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, 6 होगा। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 1। तो हम लोग एक संख्या को मान लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा। तो क्रमागत का मतलब यही होता है कि एक के जस्ट दूसरा, अगर 10 है तो उसके जस्ट अगला क्या होगा, 11, मतलब 10 + 1। 5 है तो उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, 5 + 1 6। तो इसी तरह से तो मान लिया, लिखेंगे हम लोग माना कि 2
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, अगर एक पहला x है, x तथा x प्लस 1 है। पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत, मतलब जस्ट पहला दूसरा उसका, तो x में अगर 1 जोड़ देंगे तो दूसरा क्रमागत आ जाएगा। 5 है, 5 का क्रमागत दूसरा कौन होगा, 6, 5 प्लस x है तो x प्लस 1। इसी तरह से पहला अगर x है तो दूसरा क्या है, x प्लस 1 है। अब क्या कह रहा है प्रश्न से, दो क्रमागत पूर्णांक हमको मिल गए x और x प्लस 1। अब x और x प्लस 1 मिल गए तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 306। प्रश्न से लिखेंगे इसका और इसका गुणनफल x गुणा x प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 306। यही तो हुआ गुणनफल, x और x प्लस 1 का गुणनफल जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x से 1 में गुणा होगा तो x बराबर 306। इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण, इस स्टेटमेंट के लिए, इस कथन के लिए हमारा जो द्विघात समीकरण आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। क्यों, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक कहा था, पहला अगर पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक होगा हमारा x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत कहा है, क्रमागत का यही मतलब होता है कि अगर पहला 4 है तो दूसरा होगा 4 प्लस 1, पहला अगर 5 है तो दूसरा होगा 5 प्लस 1। इसी तरह से अगर हमारा पहला x है तो दूसरा हमारा x प्लस 1 होगा। इन दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ 306 है, इन दोनों को गुणा किया तो ये आया। अगर ये समीकरण इस तरह से हमारा बन के आ गया द्विघात समीकरण। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमारा जो द्विघात समीकरण हुआ ये अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अभीष्ट द्विघात समीकरण, अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अभी तक हमने पहले बोला नहीं था, किसी को अगर दिक्कत हो रही हो इसमें तो समझ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसमें दो क्वेश्चन और हैं लेकिन हम लोग एक को ही करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आयु पर आधारित क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण बनाना है इसका। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से, मतलब दोनों का जो आयु का डिफरेंस है वो 26 साल का है। एक अगर 25 साल का है तो दूसरा 25 में 26 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 51 साल का होगा। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 साल है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आपको पहले के क्लास में मैंने बताया है कि आयु वर्षों में कैसे निकल, मतलब पूर्व की आयु कैसे निकाली जाती है और बाद की आयु कैसे निकाली जाती है। तो पूर्व की आयु निकालना हो तो वर्तमान आयु में से उतने साल घटा देते हैं जितना वर्ष पूर्व कहा जा रहा है। अगर बाद की आयु निकालने के लिए कहा जा रहा हो तो बाद की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में जितने वर्ष बाद कहा जा रहा है उतने वर्ष को जोड़ दिया जाता है तो वो बाद की आयु निकल आती है। तो यहाँ कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब इसमें छोटा कौन है, छोटा रोहन है, उसकी माँ 26 साल बड़ी है। तो हम लोग मान लेते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हम रोहन की आयु को मान लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। रोहन की आयु हमने मान लिया x वर्ष। अब उसकी माँ जो है 26 साल बड़ी है। अगर रोहन की आयु में 26 साल जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रोहन की माँ जो है उस रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर कोई बच्चा कहा कि एक बच्चा 10 साल का है, ए है 10 साल का और बी जो है ए से 10 साल बड़ा है, तो 10 साल बड़ा है इसका मतलब क्या है कि इसमें 10 साल जोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि बी की आयु कितना है, 20 साल है।
इसी तरह से अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष हो गया। अब कह रहा है ये दोनों का वर्तमान आयु निकल के आ गया। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, ये जो इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद इनकी जो आयु होगी वो उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों का 3 साल बाद आयु क्या होगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या बाद में, जो लिखना हो लिख सकते हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। अगर अभी x साल है तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3। अगर अभी कोई बच्चा 5 साल का है तो 3 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 साल का। तो रोहन अगर अभी वर्तमान में x साल का है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा, जो रोहन की माँ की वर्तमान आयु है उसमें 3 साल जुड़ जाएगा, मतलब अभी है x प्लस 26 और इसमें 3 साल और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 29 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु, 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु इतना और इनकी आयु इतना। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 दिया हुआ है। तो लिखेंगे प्रश्न से इसका और इसका 3 वर्ष पश्चात की आयु जो होगी उसी का गुणनफल लिखा है। तो 3 वर्ष पश्चात इसका आयु x प्लस 3 है और इनका आयु इतना है, x प्लस 29 है। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, ये है 360। अब इन दोनों को हल कर देंगे गुणा करके, जो आएगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो x से इन दोनों में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस x गुणा 29x। अब इस 3 से इन दोनों में होगा तो 3 गुणा x बराबर 3x, 3 प्लस 29 दिया होता है 87 बराबर 360। अब इसको करेंगे x स्क्वायर, ये 29x प्लस 3x, 29 और 3 जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस ये 360 हो जाएगा बराबर 0। 360 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर प्लस 32x, इसको अगर इसको घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा, चूँकि माइनस होगा 360 में से ये घटेगा तो माइनस साइन रहेगा। 10 में 7 गया 3, ये 10 5 बचा, 10 5 15 में से 8 गया 7 बचा, ये बचा 273 बराबर 0। ये हमारा इस कथन के लिए हमारा द्विघात समीकरण जो आया यह x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। रोहन की 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3, उसकी माँ की आयु फिर 3 साल जुड़ जाएगा तो x प्लस 29, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा 3 साल बाद की आयु का वो 360 के बराबर होगा। इसको हमने हल किया तो ये हमारा द्विघात समीकरण इस तरह से आ गया। इस समीकरण को हल करने के लिए, जो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण हमको चाहिए था वो हमें मिल के आ गया क्या, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 अभीष्ट द्विघात समीकरण। ये है हमारा क्या, अभीष्ट द्विघात समीकरण, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और है इसमें, उस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद बनाएंगे। मेथड आपको पता चल गया है कैसे बनाना है, आप उसको हल करिएगा। आपका ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। और इसी तरह से अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप जितने भी वीडियोस पूर्व के पड़े हुए हैं पूर्व में वीडियो देख लीजिए, और हमारे साथ साथ क्लास देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।
और लाइक्स करते रहिए। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।